हमार चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दीवा आर्यांश के घर पर रहने के लिए आ चुकी थी। वहां पहले से ही एक लड़की मौजूद थी जिसके सामने आर्यांश ने दीवा को अपनी नौकरानी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। उसके जाने के बाद आर्यांश दीवा के पास आया। आर्यांश और दीवा इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। आर्यांश ने काफी इंटेंसिटी से दीवा को खुद का नाम बुलाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसकी बात नहीं मानने पर आर्यांश गुस्सा हो गया और उसे सजा देने की बात कहने लगा। दीवा कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले आर्यांश के होंठ दीवा के होंठों से जुड़ गए थे और वो उसे काफी इंटेंसली किस कर रहा था। आर्यांश अपनी जीभ से उसकी टंग के साथ खेल रहा था। दीवा आर्यांश से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो मानो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। दीवा की आंखों में बार बार वही सीन आ रहा था जब आर्यांश कियाना के थोड़ी देर पहले बेहद करीब था। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला है, दीवा ने मन ही मन कहा। हालांकि दीवा जो करने जा रही थी उसमें भी काफी रिस्क था, लेकिन उसे आर्यांश को खुद से दूर करने का यही तरीका नजर आया। अचानक किस करते हुए दीवा ने आर्यांश के होंठों पर काट लिया था। उसके मुंह में आर्यांश का खून तक आ गया था, लेकिन फिर भी आर्यांश ने उसे नहीं छोड़ा। दीवा ने आर्यांश का मुंह पकड़कर खुद से दूर किया और चिल्लाकर बोली, मिस्टर कपूर, क्या आप पागल हो गए हैं? हाँ, हो गया हूँ मैं पागल, आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उसके होंठों पर हल्का सा खून अभी भी लगा था, लेकिन उसने उसे साफ नहीं किया। इस वक्त आर्यांश की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। दीवा को आर्यांश समझ नहीं आता था। कभी वो उसकी इंसल्ट करने लगता था तो कभी उसके करीब आने की जिद करता था। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। दीवा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? आखिर मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ? तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हर मोमेंट पर मेरी इंसल्ट कर सको। अच्छा, तो तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? आर्यांश ने काफी प्लेफुल वे में कहा। मुझे नहीं पड़ता, दीवा उसी जिद के साथ बोली। अगर नहीं पड़ता तो कंप्लेंट क्यों कर रही हो? साफ साफ बोल क्यों नहीं देती? कियाना को मेरे करीब देखकर तुम्हें जलन हो रही थी? आर्यांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए पूछा। मैं किसी से नहीं जलती हूँ, मैं बस कंफ्यूज हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, दीवा ने जवाब दिया। अंदर ही अंदर दीवा को सच में जलन हो रही थी। उसे उसका अंदाजा पहले से था। आर्यांश के आसपास काफी लड़कियां घूमती हैं जिसे वह जब चाहे तब हासिल कर सकता है। सच जानते हुए भी उसे आर्यांश के पास कोई और लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आर्यांश ने कुछ पल सोचा और फिर दीवा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम जानना चाहती हो मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हें चाहता हूँ मिस गोयंका। मुझसे तुम्हारे मुंह से वो 3 मैजिकल वर्ड्स सुनने हैं। दीवा के मन में अभी भी यही चल रहा था कि आर्यांश उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। ऊपर से वो ये चाहता है कि वह उसे आई लव यू कहे। दीवा ने आर्यांश की तरफ देखा जो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था। दीवा उससे बचने के लिए पीछे खिसक रही थी और आखिर में वह दीवार से जा लगी। आर्यांश ने अपना एक हाथ दीवार पर टिकाया और सिर हिलाकर बोला, चलो अब जल्दी से वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दो, कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। इन योर ड्रीम्स, दीवा ने सख्ती से कहा। उसके इनकार करने के बाद भी आर्यांश के चेहरे पर गुस्से के बजाय तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, तुम जब जिद करती हो तो और भी हॉट लगती हो, लेकिन मेरे सामने जिद करने का क्या नतीजा हो सकता है तुम जानती हो ना? दीवा की नजरें झुक गई थीं। वह कुछ कहती उससे पहले आर्यांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। आर्यांश के कदम सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहे थे। दीवा ने सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की होने की वजह से वह उसके करीब नहीं आएगा, लेकिन वह पूरी तरह गलत थी। दीवा ने हड़बड़ाकर पूछा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? वही जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए बुलाया है। अगर तुम जिद नहीं करती तो मैं प्यार से तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन तुम बार बार मेरी ईगो को चैलेंज करती हो, आर्यांश ने जवाब दिया। पिछली बार दीवा जिस कमरे में गलती से पहुंची थी वह गेस्ट रूम था, लेकिन इस बार वह 2nd फ्लोर पर आर्यांश के बेडरूम में आ चुकी थी। वह कमरा काफी बड़ा था, उसे खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। आर्यांश ने दीवा को बेड पर लिटाया और अगले ही पल वह उसके ऊपर था। आर्यांश का चेहरा दीवा के गालों पर छुपा था और वो उसे किस कर रहा था। वहीं दीवा की नजरें सामने की दीवार पर थीं, जहां एक तरफ एक वायलिन टांगा हुआ था। उसे देखते ही दीवा ने अचानक पूछा, क्या तुम वायलिन बजाते हो?
आर्यांश ने तुरंत उसे छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए हाँ में पलकें झप दीं। दीवा के चेहरे पर चमक आ गई थी। ऐसा इस वजह से था क्योंकि उसे म्यूजिक से प्यार था। उसने एक्साइटेड होकर आर्यांश से पूछा, क्या तुम मेरे लिए वायलिन बजाओगे? कभी भी नहीं, आर्यांश ने सख्ती से कहा। अचानक आर्यांश दीवा के ऊपर से खड़ा हो गया था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि दीवा के सवाल ने उसके मूड को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। आर्यांश बाहर की तरफ जाते हुए तेज आवाज में बोला, आज की रात तुम इस कमरे में अकेले आराम से सो सकती हो मिस गोयंका। इतना कहने के बाद आर्यांश कमरे से बाहर चला गया था। दीवा उलझन भरी निगाहों से उसे देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये जैसा दिखने की कोशिश करता है वैसा भी नहीं है। ऐसा लगता है इसके दिल में कुछ तो राज छुपा हुआ है जिसे इसने अपनी अकड़ के पीछे छुपा रखा है। जो भी हो, आज रात के लिए बच गई वही काफी है। दीवा को पहले तो आर्यांश की फिक्र थी, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि आज रात आर्यांश उसके साथ नहीं सोने वाला है तो उसकी ये फिक्र खुशी में बदल गई। वह मजे से कमरे में सो रही थी और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई थी। अगली सुबह जब दीवा की आंख खुली तो घर में बिल्कुल शांति थी। वह तैयार होकर नीचे पहुंची तो घर खाली था। दीवा के उठने से पहले ही आर्यांश चला गया था। दोपहर के करीब उसे आर्यांश का मैसेज मिला कि आज शाम वह जल्दी घर आ जाए। दीवा ने उसे जवाब में हाँ लिखकर भेज दिया था और फिर हॉस्पिटल चली गई थी। शाम को जब उसका काम लगभग खत्म होने ही वाला था तब डॉक्टर निश्चय व्यास उसके पास आया। डॉक्टर गोयंका, आज मेरा बर्थडे है और मैं पार्टी देने वाला हूँ, आप आने वाली है ना? निश्चय ने एक्साइटेड होकर पूछा। दीवा थोड़ा हड़बड़ा गई थी कि वह क्या जवाब दे। थोड़ी देर पहले ही उसने आर्यांश को घर जल्दी आने के लिए हामी भरी थी। दीवा हाँ नहीं कह सकती थी क्योंकि अगर उसने आर्यांश की बात नहीं मानी तो वह फिर से उस पर गुस्सा हो जाता और वही उल्टी सीधी हरकतें करता। दीवा ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं जरूर आती डॉक्टर व्यास, लेकिन मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है। दीवा के मना करने पर निश्चय का चेहरा उतर गया था। उसने फिर दीवा से कहा, मुझे पता है आप इसलिए नहीं आ रही है ना क्योंकि पार्टी में डॉक्टर मल्होत्रा भी होंगे। आपको बता दूं कि डॉक्टर मल्होत्रा इस पार्टी में नहीं आने वाले हैं और बाकी सारा स्टाफ पार्टी में मौजूद होगा। नहीं डॉक्टर निश्चय, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे सच में काम है, दीवा ने जवाब दिया। हालांकि अगर आर्यांश ने जल्दी ना आने को कहा होता तो वह ये पार्टी जरूर अटेंड करती। वैसे भी डॉक्टर मल्होत्रा किसी को पसंद नहीं था और उसके ना होने पर पार्टी काफी शानदार होने वाली थी। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं कि आप थोड़ी देर पार्टी अटेंड करने के बाद घर चली जाइएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। निश्चय ने काफी प्लीडिंग वॉइस में कहा। वह सच में चाहता था कि दीवा पार्टी में आए। निश्चय और दीवा बातें ही कर रहे थे कि तभी सिस्टर नव्या वहां पर आई। उसने उनकी बातें सुन ली थीं। नव्या ने दीवा के पास आकर बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, अगर तुम इस पार्टी में नहीं आओगी तो मैं भी नहीं आने वाली। मजबूरी में दीवा को पार्टी का इनविटेशन स्वीकार करना पड़ा। उसने आर्यांश को थोड़ा लेट आने को कहा और फिर पार्टी में चली गई। ये होटल में रखी गई एक शानदार डिनर पार्टी थी, जहां पर डिनर के बाद उन्होंने कुछ गेम्स खेले। गेम में हारने वाले लोगों को ड्रिंक करनी थी। ऐसे में दीवा काफी ड्रिंक कर चुकी थी। इस बीच आर्यांश उसे बार बार मैसेज कर रहा था, लेकिन दीवा इतने नशे में थी कि उसे कुछ होश नहीं था। जब पार्टी खत्म हुई तब डॉक्टर निश्चय ने उससे कहा, डॉक्टर गोयंका, आपने काफी ड्रिंक कर ली है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन मैं तो नशे में नहीं हूँ, दीवा ने हंसकर जवाब दिया। ऐसी हालत में निश्चय दीवा को अकेला छोड़ना जरूरी नहीं समझा। दीवा के माँ बाप के घर के एड्रेस का उसे पता था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी में दीवा को लिफ्ट दी और उसे उसके घर के आगे छोड़ दिया था। वहीं दीवा भी नशे में ये भूल चुकी थी कि अब वो आर्यांश के घर पर रहती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर निश्चय, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं अपने घर पहुंच सकती थी, दीवा ने निश्चय से कहा और फिर अपने घर के अंदर जाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ आर्यांश अब तक दीवा के आने का इंतजार कर रहा था। उसने दीवा को शाम के 5 बजे के करीब घर पहुंचने को कहा था, जबकि इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, आर्यांश का गुस्सा भी बढ़ रहा था। अब क्या होगा दीवा के साथ? वैसे कल किसी ने दिन में चैप्टर देने का कहा था, तो अब से इस कहानी का एक भाग दिन में और एक रात में आएगा। बस आप अच्छा रिस्पॉन्स देते रहें, मतलब कमेंट करते रहा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मैनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर्यांश ने दीवा को घर जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन दीवा डॉक्टर निश्चय की बर्थडे पार्टी के डिनर में चली गई।
दीवा ने प्लान किया था कि वो डिनर के बाद घर चली जाएगी, लेकिन डिनर के बाद गेम्स शुरू हो गए। गेम हारने की शर्त पर ड्रिंक के शॉट लेने थे और इस चक्कर में दीवा ने काफी पी ली थी। निश्चय उसे घर छोड़ने आया था और दीवा ने नशे में निश्चय को अपने घर का एड्रेस बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश गुस्से में दीवा के आने का इंतजार कर रहा था। निश्चय के जाने के बाद जब दीवा अपने घर के अंदर जाने लगी, तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो आंखें बड़ी करके बोली, अरे नहीं, अब ये मेरा घर नहीं है, मुझे तो उसके घर जाना था। नशे में ही सही, दीवा को याद आ गया था कि उसे आर्यांश के पास जाना था। उसने जल्दी से टैक्सी ली और लगभग 1 घंटे बाद आर्यांश के घर पहुंच गई थी। दीवा को लगा कि देर हो जाने की वजह से आर्यांश सो गया होगा। वो घबराते हुए अंदर पहुंची। अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने लिविंग रूम के अंदर कदम रखा, वो रोशनी से जगमगा उठा। दीवा की नजर सामने की तरफ गई, जहां आर्यांश एक किंग की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। तो तुम्हें याद आ ही गया कि घर भी आना है? आर्यांश ने उसे देखते हुए सर्द आवाज में कहा। दीवानी घबराते हुए कहा, मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मुझे आने में देर हो जाएगी। तुमने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। आर्यांश की नजरें दीवा पर टिकी हुई थीं। वो उसके लड़खड़ाते कदमों को देख रहा था। उसकी ये सर्द निगाहें दीवा को डराने के लिए काफी थीं। उसका सारा नशा उतरने लगा था। अच्छा, तो मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। एक बार अपना मैसेज बॉक्स चेक करो, फिर बताना कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था या नहीं, आर्यांश ने भौहें चढ़ाकर कहा। आर्यांश के कहने पर दीवा ने जल्दी से अपना मोबाइल बाहर निकाला। उसने डेटा बंद कर रखा था। उसने डेटा ऑन किया तो पता चला कि आर्यांश ने बहुत सारे मैसेज भेजे थे। वो खाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। दीवा के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वो वहीं खड़ी रही, न तो अंदर जाने की हिम्मत कर पाई और न ही वहां से हटने की। उसे बस इतना पता था कि उसने फिर से आर्यांश को नाराज कर दिया है। दीवा ने अपना सिर झुका लिया, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती मान रहा हो। वो घबराकर अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आर्यांश की तरफ नजर उठाकर भी देखे। अब यहाँ पर खड़ी रहकर पूरी रात बिताने का इरादा है, या ये भी बताओगी कि तुम्हें आने में देर क्यों हुई? आर्यांश ने पूछा। मैंने तुम्हें बताया तो था, आज मेरे कलीग डॉक्टर का बर्थडे था, बस उसी के इंतजार में डिनर पार्टी में चली गई थी, दीवा ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा, और वो डॉक्टर मेल था या फीमेल? कितने लोग गए थे पार्टी में? आर्यांश उससे सवाल जवाब करने लगा। उसका सवाल सुनकर दीवा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि आर्यांश की थिंकिंग इतनी छोटी होगी। क्या फर्क पड़ता था कि वो डॉक्टर मेल था या फीमेल, या उसके साथ कितने लोग गए थे? वो एक ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी के साथ भी मेकआउट करने के लिए निकल पड़े। दीवा ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, वो मेरे साथ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। पूरी डिपार्टमेंट के लोग पार्टी में गए थे। अब तक आर्यांश बैठा हुआ था। अचानक वो खड़ा हुआ और गर्दन तेजी से हिलाकर बोला, फिर ऐसा करो, अपनी हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दो। दीवा को झटका सा लगा। उसे आर्यांश पर गुस्सा आने लगा। वो उस पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, और वो क्यों? मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया है कि तुम मुझे जॉब छोड़ने को बोल रहे हो। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो मेरा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या गलती की है? मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है जो आधी रात को नशे में धुत होकर घर आएं, आर्यांश ने जवाब दिया। दीवा को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो शांत आवाज में बोली, देखो, बात सिर्फ इतनी ही है, तो आई प्रॉमिस मैं आगे से ड्रिंक नहीं करूंगी। तुम सीधे मुझे जॉब छोड़ने को बोल रहे हो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। उसकी आवाज भारी होने लगी थी। गलत? यहाँ किसी के साथ गलत हुआ है तो वो मेरे साथ हुआ है। मैं तुम्हारे खाने के लिए वेट कर रहा था। मुझे भूख लगी थी। तुम्हारी वजह से मैंने अब तक खाना तक नहीं खाया है, आर्यांश ने गुस्से में कहा। अब तो दीवा को सच में उस पर दया आने लगी थी। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या तुमने अब तक खाना नहीं खाया है? तुमने बताया क्यों नहीं? शायद तभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है। दीवा आर्यांश के करीब बढ़ने लगी तो आर्यांश कुछ कदम पीछे हो गया था। दीवा के अंदर से शराब की स्मेल आ रही थी जो आर्यांश को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज दीवा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। आर्यांश ने दीवा की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम जानती हो, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तब तुमने ड्रिंक कर रखी थी और तुम्हारी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिए थे। आर्यांश की बात सुनकर दीवा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी, मानो उसने ही ये सब किया था। आर्यांश ने अपनी सफाई में कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने ही तुम्हें उस रात बचाया था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम एक बूढ़े आदमी के बिस्तर पर मिलती। आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारे और उसके बीच क्या कुछ हो गया होता।
तो क्या इसमें मेरी गलती है कि किसी ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था? दीवा ने गुस्से में पूछा। गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। अगर यही रहा तो कोई भी तुम्हारा फायदा उठा लेगा, आर्यांश ने उसे समझाते हुए कहा। दीवा ने ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से वो सोच समझ कर नहीं बोल रही थी। उसने जवाब में कहा, हाँ जानती हूँ, कोई भी फायदा उठा लेगा, जैसे तुम उठा रहे हो। तुम भी तो वही कर रहे हो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। बाकी आगे से ध्यान रखना, इतना नशा करके घर आई तो सच में तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, आर्यांश ने सख्ती से कहा। दीवा का भी आगे बहस करने का मूड नहीं था। वो बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। आर्यांश ने उसे रोकना चाहा, लेकिन दीवा गुस्से में किचन चली गई थी। उसने आर्यांश के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाए थे। पानी गर्म करते वक्त दीवा ने आर्यांश को बहुत कोसा। इस इंसान को इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। कितना अच्छा होता जो ये पैदा ही नहीं होता। दीवा ने गुस्से में बड़गड़ा कर कहा। अगर आर्यांश के साथ दीवा ने डील नहीं की होती तो वो उसे कभी नहीं झेलती। वो आर्यांश के आगे कभी हार नहीं मानती, अगर बात उसके पापा की नहीं होती। दीवा नूडल्स का बाउल लेकर बाहर आई और उसे आर्यांश के सामने रखते हुए बोली, ये लो खाओ। आर्यांश ने एक नजर दीवा की तरफ देखा। उसने एप्रन भी नहीं उतारा था। ऐसा तभी होता था जब किसी कपल के बीच शादी को टाइम हो जाता था। इसका सपना आर्यांश ने हमेशा देखा था, लेकिन वो लड़की दीवा नहीं, वो कोई और थी। पर अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उन कुछ पलों में दीवा ने आर्यांश के चेहरे पर कई भावों को बदलते हुए देखा। पहले वो गुस्सा था, तो फिर वो दीवा को प्यार से देख रहा था, और अब वही प्यार दुख में बदल गया था। आर्यांश बिना कुछ बोले नूडल्स खा रहा था, जबकि दीवा उसे देख रही थी। उसका खाना हो जाने के बाद दीवा ने पूछा, कैसा बना था? ठीक ठाक, आर्यांश ने जवाब में इतना ही कहा। दीवा को उससे कुछ खास उम्मीद भी नहीं थी। वो वैसे भी खुलकर कुछ नहीं कहता था। आर्यांश ने उसे पूरा खाना खत्म किया। उसके लिए वो काफी था। दीवा ने आर्यांश को पानी दिया तो वो बोला, कल से तुम्हारी देखभाल करने और घर के बाकी कामों के लिए एक नैनी आ जाएगी। लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जिसके लिए नैनी की जरूरत पड़े। दीवा ने तुरंत मना कर दिया। मैं ऑस्ट्रेलिया बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, लगभग 1 हफ्ता लगेगा, आर्यांश ने शांत लहजे में कहा। दीवा ने कुछ सोचा और समझ गई कि वो नैनी को उसकी निगरानी के लिए रख रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। हालांकि आर्यांश के बिजनेस ट्रिप पर जाने की खबर उसके लिए बहुत अच्छी थी। वो अपनी खुशी रोक नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, थोड़े टाइम के लिए ही सही, पीछा तो छूटेगा। आर्यांश ने दीवा के चेहरे पर बदलते भाव देखे, फिर अचानक कुर्सी पर आराम से पीछे की ओर झुक गया और अपने बाएं हाथ को बढ़ाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। इधर आओ। दीवा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसे समझ नहीं आया कि आर्यांश क्या करने वाला है। बैठो, आर्यांश ने अपनी गोद की तरफ इशारा करके कहा। दीवा कुछ समझ पाती उससे पहले आर्यांश ने झट से दीवा को अपनी गोद में खींच लिया और उसे अपने पैरों पर बैठा लिया। दीवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर बार जब वो आर्यांश के करीब आती तो उसे अजीब सा एहसास होता। उनके बीच की दूरी बस जरा सी थी, न जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था। एक चैप्टर रात को भी आएगा, चलिए पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो पोस्ट में मैंने QR दिया है, उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्कैन कर लेना। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मीनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दीवा इस वक्त आर्यांश की गोद में बैठी हुई थी। दीवा बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर आई थी, जिसकी वजह से आर्यांश उससे काफी गुस्सा था। आर्यांश जिस तरह से बात कर रहा था उससे दीवा को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि न जाने अगले ही पल आर्यांश क्या कर देगा। आर्यांश ने दीवा के बालों को उसके कानों के पीछे किया और काफी प्यार से कहा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि नैनी की जरूरत नहीं है? तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। दीवा और आर्यांश की अब तक शादी नहीं हुई थी, फिर भी न जाने क्यों वो उसे बार बार अपनी वाइफ कहकर बुलाता था। उसका बिहेवियर दीवा को किसी साइकोपैथ की तरह नजर आता था। दीवा ने नजर उठाकर आर्यांश की आंखों में देखा और कहा, तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि हमारी शादी नहीं हुई है? तुम्हें क्या डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो कभी गुस्से से पेश आते हो तो कभी ओवर स्वीट बन जाते हो? मैंने तुम्हें अपनी वाइफ मान लिया है,
तुम इसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम क्यों दे रही हो? मुझे तुम्हारी परवाह है, बस तुम मुझे गुस्सा दिला देती हो, आर्यांश ने जवाब दिया। लेकिन तुम, दीवा उलझन भरे शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी कि तभी आर्यांश ने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी गोद से उठाया और खुद भी खड़ा हो गया। अचानक आर्यांश ने दीवा को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, आज रात हम साथ सोने वाले हैं। दीवा आगे कुछ नहीं कह पाई। वो खुशी मना रही थी कि कल रात आर्यांश के साथ कोई और औरत थी जिस वजह से वो उसके करीब नहीं आया था। वो बेवकूफ थी जो उसने ये सोचा कि कल रात वो उसके करीब नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। दीवा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी आर्यांश ने कहा, मैंने तुम्हें अपने लिए सिलेक्ट किया है तो तुम्हें वाइज होना चाहिए। मुझे बेवकूफ लड़कियां पसंद नहीं है। आर्यांश का इशारा साफ था। दीवा को बिना उसके जाहिर किए ही उसकी फीलिंग्स को समझना होगा। वो बिल्कुल शांति से आर्यांश उसे अपने कमरे में ले आया था। उसने दीवा को लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया था। वो रात दीवा के लिए थोड़ी दर्द भरी साबित हुई, जहां आर्यांश अपनी डिजायर्स पूरी करने में लगा था। अगली सुबह बारिश की आवाज सुनकर दीवा की नींद टूटी तो आर्यांश उसके पास नहीं था। न जाने वो कब का चला गया था। आर्यांश को वहां न देखकर दीवा ने राहत की सांस ली। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कल रात की वजह से उसके शरीर में दर्द हो रहा था। दीवा ने अपना सर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर बेड साइड पर रखे एक नोट पर गई। वो नोट आर्यांश ने छोड़ा था। उसमें लिखा था, तुम्हें हॉस्पिटल के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, वीकेंड पर अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हो। आर्यांश ने उसे उसके घर जाने की इजाजत दे दी थी। ये देखकर दीवा खुशी से उछल पड़ी। वो मन ही मन बोली, चलो, इसने मुझे घर जाने की इजाजत तो दी। आर्यांश ने घर जाने की इजाजत दे दी थी। ऊपर से वो घर पर भी नहीं था। इस बात से दीवा बहुत खुश थी। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंची तो उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक शानदार नाश्ता लगा हुआ था। दीवा ने उसे देखकर हैरानी से खुद से कहा, क्या यहाँ कोई भूत है जिसने ये सब बनाया होगा? मिस गोयंका, आप जाग गईं। किचन की तरफ से एक औरत की मीठी आवाज आई। आर्यांश ने रात को बताया था कि एक नैनी आने वाली है, लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। दीवा मन ही मन बोली। दीवा उनसे मिलने के लिए किचन एरिया की तरफ गई। वो भी उसकी तरफ ही आ रही थी। दीवा ने देखा उसके सामने एक लगभग 45 साल की औरत खड़ी थी जो दिखने में काफी स्वीट नजर आ रही थी। वो दीवा के आगे आई और बोली, गुड मॉर्निंग मिस गोयंका। मैं आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखूंगी और आप मुझे सुमन माँ कहकर बुला सकती हैं। मिस्टर कपूर भी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। एक ही मुलाकात में दीवा को वो औरत काफी अच्छी लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे काफी पहले से जानती हो। वो तो ठीक है सुमन माँ, लेकिन आप मुझे मिस गोयंका नहीं बल्कि दीवा कहकर बुलाएंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। दीवा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं मिस गोयंका, मिस्टर कपूर को पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है और साथ ही सख्त हिदायत दी है कि मैं आपके साथ प्रोफेशनल रिश्ता ही रखूं। सुमन माँ ने विनम्रता से कहा, वो तब सोचेंगे ना जब मिस्टर कपूर यहाँ आ जाएंगे। अभी वो यहाँ नहीं है तो तब तक तो आप मुझे दीवा कहकर बुला सकती हैं ना, प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। दीवा बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली। अच्छा ठीक है, अब आप नाश्ता कर लीजिए, आपको हॉस्पिटल भी जाना होगा, सुमन माँ ने कहा और फिर दीवा को डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई। दीवा ने नाश्ता करते हुए उनके साथ अच्छा टाइम बिताया। फिर वो अस्पताल के लिए निकल गई थी। वहाँ उसकी एक सर्जरी थी। सर्जरी काफी लंबी चली और उसके बाद दीवा बहुत ज्यादा थक गई थी। वो अपने केबिन में उतरे हुए चेहरे के साथ एक केस फाइल के पेज बदल रही थी। ये डॉक्टर का काम इतना मुश्किल क्यों होता है? इससे अच्छा मैं पियानो में अपना करियर बना लेती। बचपन से मैं एक पियानो प्लेयर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर का प्रोफेशन भी काफी अच्छा है। बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप किसी की जान बचाते हो, दीवा ने थके हुए स्वर में कहा। दीवा को अभी बहुत काम करना था। उसका मन कर रहा था कि अभी उसे एक बिस्तर मिल जाए और वो आराम से उस पर कई घंटे की नींद ले। दीवा खुली आंखों से सोने के मीठे ख्वाब देख रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक औरत की कड़क आवाज आई, मिस दीवा गोयंका, आपको अभी इंपीरियल हाई स्कूल आना पड़ेगा। आपकी कजिन इनाया गोयंका ने अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ काफी झगड़ा किया है। इस बीच उसने मारपीट करने की भी कोशिश की थी। मैं बस अभी पहुंच रही हूँ, दीवा ने हड़बड़ा कर कहा और फिर कॉल कट कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कजिन इनाया किसी के साथ ऐसा बिहेव कर सकती है। दीवा जल्दी से इंपीरियल हाई स्कूल जाने के लिए निकली। वहां पहुंची तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। उसने भी वहीं से स्टडी की थी और स्कूल काफी बदल गया था।
इनाया स्कूल में पढ़ने के साथ साथ वहीं हॉस्टल में रहती थी। उसने इनाया को इधर उधर देखा, वो कहीं नजर नहीं आई तो वो कैंटीन एरिया में चली गई। वहाँ कुछ लड़कियों का ग्रुप बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर दीवा के कदम वहीं रुक गए थे। तुमने सुना इनाया के बारे में? वो हमारे स्कूल की सबसे घटिया लड़की है। उसके डैड जेल में है क्योंकि उन्होंने गैम्बलिंग में काफी सारे पैसे उधार लिए थे और करोड़ों का कर्ज होने की वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। एक लड़की ने गुस्से में कहा, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो सब उसे हवा में उठाकर रखते हैं, लेकिन आज लड़ाई के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसे कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं देगा और वो अपनी असली जगह पहुंच जाएगी। दूसरी लड़की ने कहा। उनकी बातें सुनकर दीवा गुस्से से भर उठी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि इनाया ने उन लोगों से झगड़ा क्यों किया होगा। स्कूल में अक्सर यही होता था, किसी बच्चे को अगर बुरा भला कहने लग जाते थे तो सभी स्टूडेंट्स उसके पीछे पड़ जाते थे। यही इनाया के साथ हो रहा था। दीवा ये अपनी बहन के साथ हरगिज नहीं होने दे सकती थी। दीवा ने अपने कदम उस ग्रुप की तरफ बढ़ाए। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर एक लड़की घबरा कर खड़ी हुई और बोली, मिस, आपको कुछ चाहिए? तुम लोग यहाँ किसकी बातें कर रही थी और तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? दीवा ने उसे घूरते हुए पूछा। उसका पर्सनालिटी इस वक्त काफी दमदार लग रही थी। ओह हेलो मैडम, आप गलत जगह पर आ गई हैं और आप हैं कौन जो हमारी बात के बीच में दखल दे रही है? दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए दीवा से कहा, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ और तुम जिसकी बात कर रही हो वो मेरी बहन है। आगे से तुमने उसके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी अफवाह फैलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दीवा ने उसे मुट्ठी बनाकर दिखाते हुए कहा। दीवा के धमकाने पर वो लड़की कुछ कदम दूर हो गई। वो दीवा को घूरते हुए बोली, अब समझ आ रहा है आपकी बहन ऐसी क्यों है। उसने जरूर आपसे ही ये सब सीखा होगा। वो आपके ही घर में रहती होगी। उसके मॉम डैड तो है नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि उसके मॉम डैड नहीं है? हाँ, ये बात अलग है कि वो यहाँ नहीं बाहर रहते हैं। उसे अकेला मत समझना। आई वॉर्न यू, आगे से तुमने उसे परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीवा बगैर सोचे समझे उन्हें धमका रही थी। दीवा जब उनकी बात कर रही थी तो पीछे से उसकी बहन इनाया की आवाज आई। वो लगभग 16 साल की थी। उसने कहा, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? दीवा जल्दी से उसकी तरफ पलटी और फिक्र जताते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ बदतमीज लोग मुझे उल्टा सीधा कह रहे थे तो मैंने गुस्से में उन्हें थप्पड़ लगा दिया ताकि आगे से वो ऐसी हरकत ना करें। इनाया ने जवाब दिया। बोलते हुए उसने उस लड़की की तरफ घूर कर देखा जो थोड़ी देर पहले दीवा से बहस कर रही थी। इनाया की उन्हीं के साथ लड़ाई हुई थी। इनाया ने जो भी किया उसके बाद दीवा ने उसे दिलासा देने के बजाय शाबाशी देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। मतलब साफ था, दीवा इनाया का साथ दे रही थी। ये देखकर अचानक उस लड़की के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना चेहरा मासूम सा बनाया और पीछे खड़े अपने क्लास टीचर से रोते हुए कहा, आपने देखा सर, मैं सही कह रही थी। इस लड़की ने मुझे मारा, वो भी बेवजह, और उसकी बहन अब इसका साथ दे रही है। अब तो आपको सबूत मिल गए हैं ना? आप इसे स्कूल से निकाल दीजिए और साथ ही इसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिख दीजिएगा ताकि आगे से किसी स्कूल में एडमिशन न मिले। दीवा की आंखें बड़ी हो गईं। वो यहाँ इनाया की मदद करने के लिए आई थी, लेकिन जाने अनजाने में उसने इनाया के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी थी। हानबत हानबत हानबत। आज 2 चैप्टर का बोला था सो दे दिए। हमार चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मैनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर्यांश बिजनेस ट्रिप के चलते ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। उसके पीछे दीवा अकेली थी। आर्यांश ने दीवा के लिए सुमन माँ की तरह एक औरत को भेजा था जो उसकी देखभाल करने वाली थी। दीवा हॉस्पिटल में अपना काम कर रही थी कि तभी उसकी कजिन सिस्टर के स्कूल से कॉल आया। उसकी कजिन सिस्टर इनाया ने गुस्से में अपनी क्लासमेट के साथ मारपीट की थी। दीवा जब उसे समझाने गई और उसे पूरा मामला पता चला तो दीवा ने इनाया को डांटने के बजाय उसके काम के लिए शाबाशी दी। दीवा और इनाया की बातों का फायदा उठाते हुए वो लड़की जिसको इनाया ने मारा था, उसने रोते हुए उसकी शिकायत क्लास टीचर से लगा दी ताकि वो इनाया को स्कूल से निकलवा सके। दीवा यहाँ इनाया की मदद करने आई थी, लेकिन उसकी वजह से अब इनाया के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। दीवा ने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं। इस बीच में लड़की रोते हुए क्लास टीचर के पास बढ़ते हुए बोली, अब तो आपके सामने सच आ गया है न सर, उम्मीद है कि आप सही से एक्शन लेंगे। बस भी करो जन्नत, ये सब तुमने ही शुरू किया था। तुम चुपचाप हो जाओ,
इनाया से माफी मांगो और बात को खत्म करो। उनके क्लास टीचर मिस्टर समय अरोड़ा ने उल्टा उसे ही डांटा। दीवा को उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। उसने पलट कर देखा तो वो शक्ल भी जानी पहचानी थी। दीवा ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि वो उनका पड़ोसी था और साथ में वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दीवा ने समय की तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। समय ने भी दीवा को पहचान लिया था, या शायद पहले ही उसे अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। दीवा की तरफ एक छोटी सी स्माइल पास करने के बाद समय ने फिर से जन्नत की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने पूरे मामले की छानबीन की है और कैमरा फुटेज भी देखी है। तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स इनाया को उकसा रही थीं, उसे भला बुरा कह रही थीं। इस वजह से उसने ये सब किया। इनाया को अपनी गलती का एहसास होने पर उसने तुम्हें सॉरी लेटर भी लिखा था, लेकिन तुमने उसका भी मजाक उड़ाया। तुम कल असेंबली में सबके सामने उससे माफी मांगोगी और एक सॉरी लेटर दोगी। वैसे भी इनाया स्टडी में अच्छी थी और अपनी क्लास की मॉनिटर भी थी। सारे टीचर्स उसे पसंद करते थे। तभी समय ने पूरे मामले की छानबीन की और सच का पता लगाया। मामला जन्नत के ऊपर आ जाएगा उसने सोचा नहीं था। एक तो इनाया ने उसे थप्पड़ मारा था और इसके सामने इंसल्ट हुई थी। ऊपर से कल उसे सबके सामने इनाया से सॉरी भी कहना था। जन्नत ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा था। तो तुम क्या चाहती हो? तुम भी बदले में उसे थप्पड़ मारोगी, जबकि गलती तुम्हारी थी। समय ने सख्ती से कहा, सर आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। जन्नत ने कहा, हाँ पार्शियलिटी तो कर रहा हूँ, तभी मामला तुम्हारा क्लास टीचर होने की वजह से मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा। अगर तुमने बात बढ़ाई और फिर से मामले की जांच हुई तो तुम ही दोषी पाई जाओगी और तुम्हें फिर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। समय ने जवाब दिया। समय ने काफी अच्छे से मामले को हैंडल किया था। जन्नत भी आगे कुछ कह नहीं पाई। दीवा का मन कर रहा था कि वो समय की इस बुद्धिमानी के लिए सराहना करे, पर इतने लोगों के सामने वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी। मामला खत्म हो जाने के बाद समय और दीवा बाहर इनाया के साथ थे। समय ने उनकी हेल्प की थी तो दीवा ने उसके सामने ऑफर रखते हुए कहा, चलो ना कहीं बाहर लंच के लिए चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, समय ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ ही देर में वे तीनों गाड़ी में थे। इनाया पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, जबकि समय के साथ दीवा आगे की सीट पर थी। दीवा ने चहकते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इनाया के क्लास टीचर हो। इसने पहले काफी बार तारीफ की थी कि इसके क्लास टीचर काफी हैंडसम और अच्छे हैं। आज मिली तो पता चला कि ये सही कह रही थी। थैंक यू सो मच समय, तुमने सच में काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल किया। दीवा की बातें सुनकर इनाया को समझ आ गया था कि समय दीवा को पहले से जानता था। इस वजह से शायद उसने उसका साथ दिया था। उसने बीच में कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। इट्स ओके, ये काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और मुझे पता था कि ये बेवजह किसी पर हाथ नहीं उठाएगी। इसे छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसी हो? हम एक लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं। समय ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, दीवा ने मुस्कुरा कर कहा, हालांकि वो मन ही मन अच्छे से जानती थी कि वो कितनी ठीक है। अच्छा, आजकल कहाँ काम कर रही हो? समय ने पूछा। लाइफ केयर हॉस्पिटल में, दीवा ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा, तो तुम डॉक्टर बन ही गई, समय ने सिर हिलाकर कहा, मानो वो पहले से जानता था कि दीवा डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ या नर्स? मैं नर्स भी तो हो सकती हूँ, दीवा ने हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा। नहीं, तुम एक डॉक्टर ही बनी होगी, वो भी एक काबिल डॉक्टर। तुम स्कूल टाइम में बहुत अच्छी थीं। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, वॉल ऑफ फेम पर अभी भी तुम्हारी तस्वीर लगी है, समय बोला। दीवा बस मुस्कुरा कर रह गई। कुछ ही देर में वे एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां साथ में खाना खाया। दीवा इनाया के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए उसने समय को जाने दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। वो इनाया के साथ स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। इनाया ने एक नजर दीवा की तरफ देखा और फिर अचानक कहा, क्या हुआ दीदी, आप उदास लग रही हैं? क्या सच में? लेकिन मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, काम ज्यादा होता है ना इसलिए, दीवा ने मुस्कुरा कर उसका गाल खींचते हुए कहा। अचानक चलते हुए इनाया रुक गई। उसने दीवा से सीरियस अंदाज में पूछा, ये सब रक्षित भैया की वजह से है ना? पिछले दिनों जो भी हो रहा था उसके बारे में इनाया को सब पता था। रक्षित ने दीवा को धोखा दिया था और अब उसे छोड़कर चला गया था। दीवा हमेशा से इनाया की फेवरेट रही थी और वो अपनी दीदी को इस तरह उदास नहीं देख सकती थी। दीवा ने बिना कुछ बोले उसकी बात पर सिर हिला दिया तो इनाया उसके पास जाकर चिपक गई। वो धीरे से बोली,
कोई बात नहीं मेरी दीदी, दुनिया की बेस्ट इंसान है और वो घटिया इंसान उनके लायक नहीं था। देखना, आपको उससे भी अच्छा इंसान मिलेगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा। दीवा ने हल्के से इनाया के माथे को चूम लिया और फिर वे दोनों फिर से चलने लगीं। स्कूल पहुंचने के बाद इनाया ने दीवा से कहा, आज के लिए आई एम सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपको और परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं इनाया, एक बात याद रखना, किसी को तुम्हारी इंसल्ट करने का हक नहीं है। तुमने जो भी किया वो सही था। तुम्हारे मॉम डैड ने जो भी गलती की थी उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने अपने लिए स्टैंड लिया और आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। दीवा ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, हाँ, मैंने जो किया वो सही था, पर क्लास टीचर ने भी बहुत हेल्प की। अच्छा हुआ ना जो आप उनको पहले से जानती थी। अच्छा दीदी, अब आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप सिंगल हो गई हो, क्यों ना आप समय के साथ बाहर टाइम स्पेंड करो। वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें सब पसंद करते हैं। इनाया ने दीवा का मूड सही करने के लिए कहा, लगता है तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही शरारतें सूझ रही हैं। चलो अपनी क्लास में जाओ और आगे से कोई बात हो तो अपने फेवरेट समय सर को कहना। दीवा ने कहा और इनाया को बाय बोलकर वहाँ से चली गई। दीवा ने देखा कि जब तक वो नहीं गई, इनाया वहीं पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी इस हरकत ने उसे रक्षित की याद दिला दी थी। वो भी यही करता था। जब वो उससे मिलने आता था तब दीवा जब तक नहीं चली जाती वो वहीं पर खड़ा रहता था। दीवा को अचानक ही रक्षित के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स याद आने लगी तो उसकी आंखें भर आई थीं। उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, वो सब प्यार नहीं धोखा था। उसने तुम्हें इस्तेमाल किया था ताकि तुम्हारे पापा को बर्बाद कर सके। तुम्हें खुद को संभालना होगा दीवा। दीवा उसके बाद हॉस्पिटल गई और फिर काम निपटाकर आर्यांश के विला पर पहुंची। वो घर पहुंची तब तक रात के 10 बज चुके थे। काम ज्यादा होने की वजह से उसे देर हो गई थी। जब दीवा घर पहुंची तब सुमन परेशानी में इधर उधर घूम रही थी। दीवा को देखते ही वो जल्दी से उसके पास आकर परेशान लहजे में बोली, मिस गोयंका, आप कहाँ रह गई थीं? मिस्टर कपूर का बार बार कॉल आ रहा था और वो आपके बारे में पूछ रहे थे। ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तब उन्होंने आपको कॉल किया होगा। दीवा ने मायूसी से कहा, आप ऐसा कीजिए, उन्हें एक बार कॉल कर लीजिए, सुमन ने कहा। दीवा ने उनकी बात पर हामी भरी। उसका आर्यांश से बात करने का कोई मूड नहीं था, पर दूसरा कोई चारा भी नहीं था। आर्यांश अपने बिजनेस ट्रिप पर गया था, फिर भी वो दीवा पर पूरी नजर बनाए हुए था। इससे दीवा परेशान हो रही थी। वो कॉल करने के बजाय डाइनिंग टेबल पर बैठकर जूस पीने लगी। उसकी ये बेपरवाही देखकर सुमन उसके पास आकर बोली, आप प्लीज उन्हें कॉल कर लीजिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे काम से निकाल दे। मजबूरी में ही सही, लेकिन दीवा को आर्यांश को कॉल करना ही पड़ा। एक रिंग में ही आर्यांश ने उसका कॉल उठा लिया था, मानो वो उसके फोन कॉल के ही इंतजार में बैठा हो। इस वक्त आर्यांश अपने होटल की खिड़की के सामने खड़ा हुआ था। उसकी निगाहें सर्द थीं और उसने उसी गुस्से में पूछा, कहाँ थी तुम अब तक और आज घर आने में देर कैसे हो गई? हॉस्पिटल से पता चला कि तुम काफी देर तक गायब थीं। आर्यांश के सवाल जवाब फिर से चालू हो गए थे, जो दीवा को इरिटेट कर रहे थे। वो उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और हजारों हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दीवा को अचानक अपनी कजिन सिस्टर इनाया के स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि इनाया ने स्कूल में किसी से झगड़ा कर लिया था। दीवा वहां अपने स्कूल के क्लासमेट समय अरोरा से मिली। उसी की मदद से उसने इनाया को एक्सपेल होने से बचा लिया था। आज दीवा का दिन काफी मुश्किल भरा रहा था। वो घर आई तो उसे सुमन माँ ने बताया कि आर्यांश उसके कॉल का वेट कर रहा है। हालांकि इतने थकने के बाद दीवा का आर्यांश से बात करने का कोई मन नहीं था, फिर भी सुमन माँ के बार बार कहने पर दीवा को आर्यांश को कॉल करना ही पड़ा। दीवा ने जैसे ही आर्यांश को कॉल किया, उसके सवाल जवाब फिर से शुरू हो गए थे कि वो कहाँ थी और उसे आने में टाइम कैसे लग गया। आर्यांश के इरिटेटिंग सवाल सुनकर दीवा का मन किया कि वो फोन के अंदर घुसकर आर्यांश के बाल नोच ले। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करके धीरे से कहा, मेरी कजिन सिस्टर के स्कूल जाना पड़ा था, आज उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और क्या प्रॉब्लम हो गई थी उसे? आर्यांश ने आगे पूछा। कुछ लड़कियां उसे जानबूझकर उकसा रही थीं और उससे झगड़ा करने लगीं। गुस्से में इनाया ने उनमें से एक को थप्पड़ लगा दिया था। बस उसी सिलसिले में स्कूल जाना पड़ा। दीवा ने शॉर्ट में सारी कहानी बता दी। क्या अब मामला सुलझ गया है? आर्यांश ने दीवा की चिंता जताते हुए पूछा। हाँ, अब सब ठीक है, दीवा ने जवाब दिया।
आर्यांश के सवाल खत्म हो चुके थे तो दीवा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब आर्यांश कॉल कट कर देगा, लेकिन तभी कुछ पल रुककर आर्यांश ने इंटेंस वॉइस में कहा, मिस गोयंका, आगे से तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो या इस तरह की सिचुएशन हो तो तुम सबसे पहले मुझे याद करोगी। तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। आर्यांश को खुद की फिक्र करते देख दीवा के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन बोली, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम हो आर्यांश कपूर। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सोने के पिंजरे में कैद होकर रह गई हूँ, जहाँ जब तुम्हारा मन किया तुम प्यार से पेश आते हो और जब मन किया गुस्सा दिखाते हो। दीवा को काफी देर तक चुप देखकर आर्यांश ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, दीवा ने जवाब दिया। फिर उसने बात को टालते हुए आर्यांश से पूछा, आपने खाना खा लिया क्या? हाँ, आर्यांश इतना ही बोला। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई थी। दीवा उसे खाना खाने के बारे में ऐसे पूछ रही थी जैसे वो कोई नया नया कपल हो। आपको बहुत काम होगा ना, मैं बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आप आराम से अपना काम कर लीजिए, दीवा ने कहा। कॉल कट करने के लिए उसे और कोई बहाना नहीं सूझा तो उसने यही बोल दिया, हाँ, गुड नाइट, डिनर करने के बाद में सो जाना, आर्यांश ने जवाब दिया और एक नज़र खिड़की के बाहर देखी। ऑस्ट्रेलिया में अभी सुबह का वक्त था और सूरज की रोशनी खिली हुई थी। हाँ, आप भी देर तक काम मत करना और जल्दी सो जाना, अचानक दीवा के मुंह से निकला। फिर उसे एहसास हुआ कि आर्यांश इस वक्त एक ऐसी जगह है जहाँ रात के बजाय दिन है। वहीं आर्यांश के चेहरे पर इस वक्त तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने सिर हिलाकर कहा, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो, क्या सच में तुम्हारे दिमाग में काम करना बंद कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा ध्यान नहीं रहा, बाय, मैं अब सोने जा रही हूँ, दीवा ने झेपते हुए कहा। आर्यांश को उसे छेड़ना अच्छा लगता था तो वहीं दीवा को भी अब इस छेड़छाड़ की आदत होने लगी थी। उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया था। दीवा से बात करने के बाद आर्यांश के चेहरे के भाव फिर से गंभीर हो गए। वो अपने पहले प्यार को कितना भी भूलने की कोशिश क्यों न कर ले, पर सच ये था कि वो चाहकर भी उसे भूला नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ डिनर के बाद सोने के लिए चली गई थी। अगली सुबह तैयार होने के बाद उसका रूटीन शुरू हो गया था। वो हॉस्पिटल पहुंची तब उसे डॉक्टर निश्चय व्यास दिखाई दिए। निश्चय ने हमेशा की तरह उसे फाइलों का एक ढेर देते हुए कहा, आपको इन सभी केस की स्टडी करनी है, जानती है ना ये कौन से केस हैं? हाँ, समझ गई, ये वही केस हैं जिन पर डॉक्टर मल्होत्रा काम नहीं करना चाहते। पता नहीं वो इतने अजीब क्यों हैं, वो कभी भी उन पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते जिनकी सर्जरी फंड के तहत हो रही हो। दीवा ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो खुद का हॉस्पिटल खोलेंगे और इन्हीं अमीर आदमियों से वो अपनी दुकान चलाएंगे। तुम ऐसी नहीं हो, निश्चय ने मुस्कुराकर कहा। एक पल के लिए वो दीवा के मासूम चेहरे में खो गया था। दीवा ने गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, मुझे उन पेशेंट्स को ट्रीट करना ज्यादा अच्छा लगता है जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं होते तो मुझे उनकी मदद करके और भी अच्छा फील होता है। दीवा की यही खासियत थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। शायद इसी वजह से निश्चय और हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ उसे पसंद करता था। दीवा फाइलों के साथ जाने के लिए मुड़ी, तभी पीछे से निश्चय ने कहा, आज दोपहर को साथ में लंच करें डॉक्टर गोयंका। दीवा नासमझ नहीं थी कि उसे निश्चय की आंखों में जज्बात नजर न आए। उसने गहरी सांस ली और फिर निश्चय की तरफ पलटकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको मना नहीं करती, लेकिन दोपहर को मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है, लंच भी मुझे केबिन में ही करना होगा। कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे, निश्चय ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। दीवा भी वापस अपने केबिन में आ गई थी। फाइलें पढ़ने के बाद दीवा एक बार राउंड लगाने के लिए वार्ड में जाने लगी। दीवा जैसे ही सौरभ बजाज के कमरे के अंदर घुसी तो उसने देखा सौरभ के सामने एक लड़का बैठा हुआ था जिसने ब्लैक पैंट्स के ऊपर लूज व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। कैजुअल्स में भी वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था। उसके बाल गोल्डन ब्राउन थे, इस वजह से वो इंडियन कम एक ब्रिटिशर ज्यादा नजर आ रहा था। वो प्रियंक बजाज था, सौरभ का बेटा। उसने सौरभ से काफी शांत लहजे में पूछा, आप ठीक है ना? आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मैं हमारी काबिल डॉक्टर गोयंका से मिलाता हूँ। सच कहूँ तो अगर ये नहीं होती तो मेरी जान बचाना मुश्किल था, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दीवा की ओर इशारा किया जो अभी अभी वहाँ आई थी।
प्रियंक जल्दी से खड़ा हुआ और फिर दीवा के सामने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो बोला, थैंक यू डॉक्टर गोयंका। पापा अगर किसी की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो वो सच में तारीफ के काबिल हैं। दीवा एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था। आर्यांश दिखने में हैंडसम था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि उसका कजिन भी दिखने में इतना अच्छा होगा। दीवा ने उसकी तरफ हल्का सा जवाब में मुस्कुराया और बोली, मिस्टर बजाज, ये हमारा काम है। फिर भी आप अपना काम काफी अच्छे से और ईमानदारी से कर रही हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम शाम को डिनर के लिए चलें। ये मेरी तरफ से बस एक थैंक्सगिविंग डिनर है और कुछ नहीं। प्रियंक ने मौका देखकर तुरंत उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लिया था। अरे नहीं मिस्टर बजाज, अब आप ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, ये हमारा काम है और आई एम रियली सॉरी, मैं आज डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैंने पहले ही किसी को कमिटमेंट दे रखी है। दीवा ने अफसोस भरे भाव के साथ कहा। दीवा ने जानबूझकर मना कर दिया। वो जानती थी कि सौरभ बजाज और आर्यांश के बीच बिल्कुल नहीं बनती। यहाँ तक कि आर्यांश उसे इतनी नफरत करता है कि मौका देखकर उसे मारने तक का सोच रहा था। सौरभ से इतनी नफरत करने वाले आर्यांश को प्रियंक भी नहीं पसंद होगा, ये जाहिर सी बात थी। अगर वो प्रियंक के साथ डिनर पर जाती और इस बारे में आर्यांश को पता चलता तो वो उसकी जान ले लेता। दीवा ने अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। प्रियंक का डिनर प्रपोजल एक्सेप्ट करके वो आर्यांश से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहती थी। वहीं दीवा के वहाँ से निकलते ही उनकी असली बातचीत शुरू हो गई थी। प्रियंक के चेहरे के भाव सर्द थे। उसने सख्त आवाज में पूछा, पापा, क्या ये वही लड़की है जिसे आजकल आर्यांश डेट कर रहा है? दीवा के सामने वो काफी सॉफ्ट और अच्छा होने का दिखावा कर रहा था, तो वहीं उसके जाते ही वो बिल्कुल किसी चालाक लोमड़ी की तरह लगने लगा। हाँ, ये वही है, और जहाँ तक मैंने पता लगाया है वो दोनों साथ में रहने लगे हैं। सौरभ ने गहरी सांस भरकर कहा। क्या, इतनी जल्दी? प्रियंक ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। अगर ये लड़की हमारे काम आई तो हमारे लिए आर्यांश को हराना मुश्किल नहीं होगा। बस ये सोचो कि इसे कैसे अपने मोहरे के तौर पर सही रूप से इस्तेमाल करें। सौरभ ने जवाब दिया। वो कुछ पल रुककर प्रियंक से बोले, प्रियंक, तुम्हें कुछ भी करके उस लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की है जो मेरे चार्म से बच सके। प्रियंक ने खुद की तारीफ में कहा। उसके सामने हमेशा पोलाइट रहने का दिखावा करो। मुझे वो लड़की थोड़ी सीधी नजर आ रही है, तो उसके सामने भी सीधा सच्चा बनने का दिखावा करो। सौरभ उसे समझाते हुए बोला। बिल्कुल डैड, प्रियंक बोला। अब वो पहले की तरह विनम्र और सीधा बनने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद प्रियंक अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, डैड, मैं कपूर इंटरनेशनल जा रहा हूँ। आर्यांश यहाँ नहीं है, तो हमें मौके का अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। ऊपर से उसके आने तक उसकी गर्लफ्रेंड को भी तो इम्प्रेस करना है। सौरभ ने उसे जाने की इजाजत दे दी। प्रियंक उसके ऑफिस से बाहर निकल गया था। वो हॉस्पिटल से बाहर जाने के बजाय दीवा को ढूंढते हुए उसके पास जा रहा था। प्रियंक अच्छे से जानता था आर्यांश की नजर पर चीज डालना आग से खेलने मुताबिक था। उसके बावजूद वो जानबूझकर दीवा से मिलने जा रहा था। इससे खतरा प्रियंक को नहीं बल्कि दीवा को ही था।